हेलो यस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द जीनियस फिजिक्स। ये स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है फ्रैक्शन। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड आल्सो इट्स एप्लीकेशन वर डिस्कस्ड थ्योरेटिकली। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन क्या है? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अभी हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज फ्रैक्शन। सिंपल कॉन्सेप्ट है और थोड़ा सा लॉजिकल कॉन्सेप्ट है फ्रैक्शन का। हम फ्रैक्शन कहते हैं फ्रैक्शन इज अ फोर्स व्हिच अपोजेस द रिलेटिव मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फ्रैक्शन एक ऐसा फोर्स है जो ऑब्जेक्ट के रिलेटिव मोशन को अपोजिट करता है। कैसे? सिंपली कह दूं, हमारे पास ये कोई बंदा है, इसका पैर है, पाँव है इसका, ठीक है, इसका पाँव। ये ऑब्जेक्ट जब आगे जाने की कोशिश करता है तो जाहिर सी बात है फोर्स अप्लाई करेगा। इट मींस दिस विल अप्लाई फोर्स व्हिच इज सेड टू बी अप्लाइड फोर्स। तो इस आंसर में एफ अप्लाइड मींस अप्लाइड फोर्स होगा। ओके, जाहिर सी बात है जब आगे जाता है तो एक फोर्स पीछे भी लगाता है। कैसे? मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं। देखिए, कोई बंदा है, आगे जाता है तो आगे ऐसे नहीं जाता, आगे ऐसे नहीं जाता, कैसे जाता है? ऐसे जाता है। जब आगे जाने की कोशिश करता है तो एक फोर्स, ये फोर्स का डायरेक्शन देखना किधर हो जाए। जब आगे जाने की कोशिश करता है तो एक फोर्स बैक पर लगता है। ये जो बैक वाला फोर्स है दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल फोर्स। ये ऑब्जेक्ट के रिलेटिव मोशन को अपोजिट करता है। ये ऑब्जेक्ट जब आगे जाने की कोशिश करता है तो एक फोर्स पीछे भी लगता है। इसी फोर्स को कहते हैं दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल फोर्स। ये ऑब्जेक्ट के मोशन को क्या करता है? अपोजिट करता है, रुकावट पैदा करता है। तो ऐसा फोर्स जो ऑब्जेक्ट के रिलेटिव मोशन को अपोजिट करे, उसके एंटी पैरेलल हो जाए, तो ऐसा फोर्स कहलाता है फ्रैक्शनल फोर्स। ओके, ये फ्रैक्शनल फोर्स हो जाएगा फ्रैक्शनल फोर्स। दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल फोर्स। अभी फ्रैक्शनल फोर्स के हवाले थोड़ी सी पॉइंट्स डिस्कस करें। फ्रैक्शनल फोर्स की कौन सी पॉइंट्स है, किन फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है। ओके, अभी जो फ्रैक्शन है हमने बताया है कि ये ऐसा फोर्स है जो ऑब्जेक्ट के रिलेटिव मोशन को अपोजिट करता है। ये ऑब्जेक्ट के रिलेटिव मोशन को अपोजिट करता है। इट मींस जितना हम आगे जाएंगे इतना ही हमारे पास एक पीछे फोर्स आएगा जिसको कहते हैं फ्रैक्शनल फोर्स या रिएक्शनल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स इसी को कहते हैं। ओके, तो जो फ्रैक्शनल फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन से। जैसे सपोज करें ये हमारे पास फ्रैक्शनल फोर्स, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। इसी को कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन या रिएक्शनल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। इस प्रोपोर्शनली को खत्म करके हम लेते हैं कांस्टेंट म्यू आर। इसी को कहते हैं म्यू आर। ये जो म्यू है दिस एक्सप्लेन्स नेचर ऑफ सरफेसेस। ये नेचर ऑफ सरफेसेस को एक्सप्लेन करती है, या ऐसे कह देंगे ये एक्सप्लेन करती है कि जो फ्रैक्शन है किन फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है। जो हिडन फैक्टर्स है फ्रिक्शन के, जो फ्रैक्शन को रुकावट देने में इजाफा करते हैं, उन फैक्टर्स पर ये डिपेंडेंट करता है या उनको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। कैसे? सपोज करें ये एक सरफेस ही है हमारे पास, ठीक है, और दूसरा सरफेस ये है इस तरह, और एक सरफेस ये हमारे पास और दूसरा सरफेस ये हमारे पास। एज कंपेयर टू दिस वन इट इज मैक्सिमम फ्रिक्शन। इसको फ्रिक्शन ज्यादा है क्योंकि इसमें जो रफनेस है वो क्या है, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू दैट। इसमें रफनेस ज्यादा है। इसकी रफनेस या इसकी रफनेस में फर्क है। किसी में फ्रिक्शन ज्यादा होगा, किसी में फ्रिक्शन कम होगा। एक में फ्रिक्शन ज्यादा होगा, दूसरे में फ्रिक्शन कम होगा। ये फ्रिक्शन का कम या फ्रिक्शन का ज्यादा होना ये डिपेंड करता है इस म्यू पर, इस म्यू पर। सो इसी को कहते हैं दिस इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसी को कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। दिस इज सेड टू बी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन एज कंपेयर टू गैसेस सॉलिड में ज्यादा होता है। ये फ्रिक्शन
सॉलिड में ज्यादा होता है, सॉलिड के बाद आते हैं लिक्विड, लिक्विड में ज्यादा, लिक्विड से ज्यादा होता है गैसेस से। तो जो फ्रैक्शन की कैटेगरी है, सॉलिड में ज्यादा है लिक्विड से, लिक्विड के ज्यादा है गैसेस से। सो इट मींस गैसेस हैव लो फ्रैक्शन एंड सॉलिड हैज मैक्सिमम फ्रैक्शन। जो फ्रैक्शन का मैक्सिमम है वो किसका होता है, वो होता है सॉलिड का। जो कम से कम होता है फ्रैक्शन वो किसका होता है, वो होता है गैसेस का। ओके, तो जो सॉलिड है उसका फ्रैक्शन ज्यादा है लिक्विड से, और जो लिक्विड है उसका फ्रैक्शन ज्यादा है गैस से। या ऐसे कहते हैं गैस का फ्रैक्शन कम है किससे, लिक्विड से, और लिक्विड का फ्रैक्शन कम है किससे, सॉलिड से। दोनों केसेस में एमसीक्यूज आ सकते हैं। ओके, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर फोकस कर देना और ये सीरीज भी नोट कर लेना कि फ्रैक्शन की क्या होती है। और फ्रैक्शन के लिए कहा जाता है फ्रैक्शन इज एन एंटी पैरेलल फोर्स। फ्रैक्शन एक एंटी पैरेलल फोर्स होता है, 180 डिग्री पर हमेशा एग्जर्ट करता है। जैसे ये ऑब्जेक्ट आगे गया तो ये अप्लाइड फोर्स था, पीछे वाला फोर्स कौन था, वो था रिएक्शनल फोर्स या फ्रैक्शनल फोर्स कहते हैं आप उसको। ओके, इनके दरमियान में जो एंगल होती है वो क्या होती है, वो होती है 180 डिग्री। सो दैट्स व्हाई से फ्रैक्शनल फोर्स इज एन एंटी पैरेलल फोर्स। इसी को कहते हैं एंटी पैरेलल फोर्स। दिस इज सेड टू बी एंटी पैरेलल फोर्स। इस फोर्स को कहते हैं कि ये हमारे पास एंटी पैरेलल फोर्स होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी फ्रैक्शन की वो क्या है, फ्रैक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। फ्रैक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, वो खुद ब खुद पैदा होता है, उसको पैदा करने की नीड नहीं होती, वो ऑटो पैदा हो जाता है। फ्रैक्शन खुद पैदा होता है, हमें जो पैदा करना होता है वो करना होता है, अप्लाई करना होता है वो अप्लाइड फोर्स। जब हम अप्लाई करेंगे, मूव करेंगे तो फ्रैक्शनल फोर्स आएगा। It means fractional force is dependent of applied force. When there is applied force, there must be a fractional force. जब fractional force से होगा तो applied का होना लाजमी नहीं है। या simply सेम वैसे कह दें कि जो हमारे पास applied force है वो प्रोड्यूस करता है fractional force. It means fractional force is dependent of applied force. जितना fractional force कम होगा तो हम कह सकते हैं कि applied force कम है। जितना applied force ज्यादा हम लगाएंगे उतना fractional force ज्यादा पैदा होगा। So fractional force is said to be self adjusting force. ये खुद ब खुद पैदा होता है, ये डिपेंड करता है applied force पर। Okay, fractional force is a self adjusting force. fractional force को हम कहते हैं ये हमारे पास self adjusting force है। Okay, अभी 2 मिनट आजान आ रही है, वीडियो को पास कर दीजिए। ओके, बस स्टार्ट करें। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, ये खुद ब खुद पैदा होता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है अप्लाइड फोर्स पर। ये थी हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ फ्रिक्शन। अभी इसके फॉर्मूले पर फोकस करें और थोड़ी सी प्रॉब्लम भी कोशिश करते हैं कि डिस्कस कर लें। ओके, इसको रिमूव कर देता हूं क्योंकि आपकी जो टेस्ट होने वाली है वो टेस्ट अच्छी तरीके से हो जाए, क्लियर हो जाए। ये पॉइंट्स भी माइन होने चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके हवाले से। अभी हम फ्रैक्शन पर एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सारे को नोट कर लेना। सपोज करें हमारे पास जो फ्रैक्शन फोर्स है, सपोज ने बल्कि हकीकत है, फ्रैक्शन फोर्स डिपेंडेंट है म्यू आर, प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू फ्रैक्शनल फोर्स। ओके, इसको कहते हैं फ्रैक्शनल फोर्स। एक बार कर दे यहां कोई फ्रैक्शन फोर्स कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये आप देखिए, सपोज करें इसकी जो म्यू है, म्यू मतलब सपोज करें मैं इस मार्कर को अपने हाथ से स्लिप करवा दूं ऐसे, फ्रैक्शन क्या होगी, या मैं दोनों मार्कर को ऐसे करवा दूं, ठीक है, ऐसे स्लिप करवा दूं, दोनों में जो रबिंग प्रॉपर्टी होगी वो डिफरेंट होगी। ये जो डिफरेंट होती है इसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। सपोज करें जो रबिंग एबिलिटी है इस सरफेस और इस सरफेस में, दोनों सरफेस के दरमियान में जो रबिंग एबिलिटी है, दोनों के साथ स्लाइड होने की जो एबिलिटी है, सपोज करते हैं वो है हमारे पास म्यू इज इक्वल 0.5, वो 0.5 है। और जो हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन है, सपोज करें जो नॉर्मल रिएक्शन है, क्योंकि वेट का डायरेक्शन किधर होता है, वेट का डायरेक्शन हमेशा होता है डाउनवर्ड, वेट का डायरेक्शन होता है हमेशा
डाउनवर्ड होता है वो क्यों होता है mg के, और जो नॉर्मल रिएक्शन है वो है अपवर्ड। सपोज के नॉर्मल रिएक्शन है हमारे पास 5 मीटर और जो म्यू का वैल्यू है हमारे पास वो है 0.5, देन व्हाट शुड बी फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स कितना होना चाहिए, व्हाट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, तो ऑप्शन लिख देता हूं, ऑप्शन ए बी सी डी। ऑप्शन ए में कहते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स विल बिकम इक्वल टू 5 न्यूटन सेम होगा, एवरी रिएक्शन देयर रिएक्शन भी सेम होगा, या 0.5 न्यूटन होगा, या 2.5 न्यूटन होगा, या 3 न्यूटन होगा। व्हाट विल बी करेक्ट वन ऑप्शन, व्हाट शुड बी करेक्ट वन ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। तो सिंपल स्टेटमेंट है, सिंपल की है इसकी की क्या है कि हमने पढ़ा कि फ्रिक्शनल फोर्स बराबर होता है म्यू इनटू आर, वो डिपेंड करता है म्यू पर और आर पर। म्यू इज आल्सो प्रॉपर्टी ऑफ सरफेसेस, ये दो सरफेसेस की प्रॉपर्टी है। कुछ दो सरफेस उससे ऐसे हैं जो ज्यादा स्लाइड हो सकते हैं, कुछ ऐसे सरफेस हैं जो कम स्लाइड हो सकते हैं। इट मींस दिस म्यू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेसेस, ये जो म्यू है एक्सप्लेन करती है प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस। सरफेसेस की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करती है। तो फ्रिक्शनल फोर्स वी हैव टू कैलकुलेट, हमारे पास जो म्यू है इसका वैल्यू क्या है वो है 0.5, जो आर है आर का वैल्यू क्या है हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन वो है 5 मीटर। 0.5 का मतलब क्या है, आधा 1/2 इज इक्वल टू 0.5, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 1/2 के, ये 1/2 इंटू 5, 5 का आधा क्या होगा, इसका मतलब ये 5 का आधा 5 का आधा क्या हो जाएगा वो हो जाएगा 2.5, तो हमारे पास यू क्या आ जाएगा, हमारे पास कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, हमारे पास सी इज करेक्ट वन ऑप्शन, 0.5 न्यूटन इज करेक्ट वन ऑप्शन। ओके, और दूसरी पॉइंट, अगर कहा जाए हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स है 10 न्यूटन और जो रिएक्शनल फोर्स है वो है हमारे पास 2 न्यूटन, ओके हमारे पास 2 न्यूटन, जो म्यू है म्यू का वैल्यू मालूम करें, म्यू क्या होना चाहिए इस कंडीशंस के लिए, व्हाट शुड बी वैल्यू ऑफ म्यू। इसको हम पढ़ते हैं, दिस इज म्यू which is property of surfaces, और special name is coefficient of friction। ओके, अभी कहा गया इस म्यू का वैल्यू क्या होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इस म्यू का वैल्यू होगा हमारे पास 5 न्यूटन, 5 या 5.2, या हमारे पास होगा इसका वैल्यू 5 न्यूटन, 5 न्यूटन लिख दिया, 5 कर देते हैं, या 3 न्यूटन, कौन सा ऑप्शन होगा इसका करेक्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू। तो हमारे पास म्यू का फार्मूला क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू इनटू आर। नाउ वी हैव टू फोकस ऑन व्हाट इज म्यू, म्यू का वैल्यू क्या है, म्यू को कैलकुलेट करना है हमारे पास। जब म्यू को हम कैलकुलेट करेंगे तो आर या मल्टीप्लाई करता है, यहां क्या करेगा डिवाइड, एक आर अपॉन बी आर, जो एफ आर इसका वैल्यू क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू क्या है वो है 10 न्यूटन, जो आर इसका वैल्यू क्या है वो है 2 न्यूटन, न्यूटन न्यूटन से कैंसिल, 2 5 जा 10, तो म्यू का वैल्यू क्या आएगा 5। अब देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए 5 न्यूटन, 5.2, 5 3 न्यूटन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, ये भी तो हो नहीं सकता बिल्कुल भी, और ये भी नहीं, रिमेनिंग हमारे पास 5 एंड 5 न्यूटन। तो आपको ये चीज माइंड होनी चाहिए, जो म्यू है या कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, जो फोर्सेस के दरमियान में रेशियो होता है, तो रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता, सो सी इज करेक्ट वन ऑप्शन, ये हमारे पास करेक्ट वन ऑप्शन है। म्यू इज एक्चुअली रेशियो, म्यू को हम एक्सप्लेन करते हैं एज अ रेशियो ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स टू रिएक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स का जो रिएक्शनल फोर्स के साथ जो रेशियो है दैट इज एक्चुअली म्यू, इसी को हम म्यू कहते हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये थे एमसीक्यूज अबाउट फ्रिक्शन। अभी हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, ये लास्ट वन टॉपिक है इस चैप्टर की। ओके, सो अभी डिस्कस करते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कौन से टाइप्स हैं। ओके, ये नोट कर लें, रिमूव कर देता हूं। ओके, रिमूव कर लेता हूं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज हम टेस्ट में एनी हाउ आएंगे। ओके, तो एक बार तवज्जो देना। अभी हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कौन से टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन।
Okay, so let's start about types of fraction. Here types of fraction. फ्रैक्शन के कौन से टाइप्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। हमारे पास फ्रैक्शन के टाइप्स गिवन है बुक में। एक है लिमिटिंग फ्रैक्शन, दूसरा है स्टैटिक फ्रैक्शन, काइनेटिक फ्रैक्शन एंड रोलिंग फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शंस के टाइप डिस्कस किए गए और एक दूसरा भी जिसका नाम है स्लाइडिंग फ्रैक्शन, उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सपोज करें मैं एक एग्जांपल देता हूं, उस एग्जांपल को लेकर हम फ्रैक्शंस के टाइप निकालते जाते हैं। ओके, तवज्जो बिल्कुल होना चाहिए। सपोज करें हमारे पास ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर मैंने फोर्स लगाया 2 न्यूटन। रिएक्शनल फोर्स भी हमारे पास सपोज करें 2 न्यूटन। इट मीन दिस ऑब्जेक्ट इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट। अभी अब स्टेट ऑफ रेस्ट में ऑब्जेक्ट ने मूव नहीं किया है, जितना एक्शन किया है उतना रिएक्शन हुआ है। ओके, सपोज करें मैंने फोर्स लगाया 4 न्यूटन, इधर से भी आया 4 न्यूटन। ओके, मैंने लगाया 6 न्यूटन, फिर इधर से फोर्स लगा 6 न्यूटन। जितना अप्लाइड है उतना रिएक्शनल फोर्स है, जितना एक्शन है उतना रिएक्शन है, दोनों इक्वल हैं मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन अपोजिट है। ओके, अगर मैं लगाता हूं 7 न्यूटन, तो सपोज करें फिर भी इसने लगाया 6 न्यूटन। इट मींस नाउ दिस 7 न्यूटन इज मैक्सिमम देन दैट ऑफ 6 न्यूटन। ये 7 न्यूटन ज्यादा है किससे? 6 न्यूटन से। तो तभी ये ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा जब अप्लाइड फोर्स ज्यादा होगा फ्रिक्शनल फोर्स से या रिएक्शनल फोर्स से। ओके, जब ये 7 न्यूटन लगा तो ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा। जब ऑब्जेक्ट मोशन में हो तो उस फ्रिक्शन को कहते हैं दिस इज काइनेटिक फ्रिक्शन, दैट इज सेड टू बी काइनेटिक फ्रिक्शन। इस फ्रिक्शन को क्या कहते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, और वो फोर्स जिसमें ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में है, अपनी कंडीशन सेम कंडीशन में रेस्ट में, ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की है, तो ऐसा फ्रैक्शन जिसमें ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में हो, उसके जो मोशन पैरामीटर्स है वो 0 के इक्वल हो, तो उसी फ्रैक्शन को कहते हैं दिस इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रैक्शन। उसको क्या कहते हैं? ये स्टैटिक फ्रैक्शन। 2 से लेकर 6 तक ये कौन सा स्टेट, ये कौन सा फ्रैक्शन है? ये काइनेटिक फ्रैक्शन। समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट माइंड से। दिस इज कॉल्ड static friction. A friction is said to be static friction when object is in state of rest. जब ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में हो तो उस फ्रैक्शन को क्या कहते हैं? उस फ्रैक्शन को कहते हैं दिस इज स्टैटिक फ्रैक्शन। ओके, वो फ्रैक्शन जिसमें ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाए उस फ्रैक्शन को कहते हैं दिस इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रैक्शन। और दूसरी पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने देखा कि स्टैटिक फ्रैक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है कि ऑब्जेक्ट जो मैक्सिमम स्टेट ऑफ रेस्ट में रह सकता है वो है 6 न्यूटन। जब तक 6 है दोनों साइड, तभी ऑब्जेक्ट रेस्ट में। तो इट मींस वी कैन से दैट दिस 6 न्यूटन इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रैक्शन। ये स्टैटिक फ्रैक्शन का क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है। 6 से आगे 6.1 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा। ये स्टैटिक फ्रैक्शन का क्या है? मैक्सिमम है। इस वैल्यू तक ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में है, तो फ्रैक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रैक्शन। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रैक्शन इज सेड टू बी लिमिटिंग फ्रैक्शन। इसको क्या कहते हैं? लिमिटिंग फ्रैक्शन कहते हैं। ये क्या है हमारे पास? लिमिटिंग फ्रैक्शन। लिमिटिंग फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है नोट करें, मैं आपको वर्बली बता देता हूं। What is limiting friction? The maximum value of static friction is said to be limiting friction. Static friction के maximum value को हम कहते हैं this is called a limiting friction. Okay, ये limiting
ये स्टैटिक और ये काइनेटिक फ्रिक्शन। सबसे ज्यादा किसका वैल्यू, व्हिच वन हैज मैक्सिमम वैल्यू? सो स्टैटिक फ्रिक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू। स्टैटिक फ्रिक्शन को मैक्सिमम वैल्यू है और जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो लेस है। इट मींस स्टैटिक फ्रिक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू देन दैट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन में और काइनेटिक फ्रिक्शन में क्या डिफरेंस है? जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये ज्यादा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन से, क्योंकि इसका फ्रिक्शन इतना है कि ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आ सकता, ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर सकता। इट मींस इट हैज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। रुकावट लाने की इसके पास मैक्सिमम प्रॉपर्टी, मैक्सिमम फ्रिक्शन है। सो वी कैन से दैट स्टैटिक फ्रिक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू देन दैट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन से तो इसकी कैटेगरी हम कैसे लिख सकते हैं? एमसीक्यूज में आता है कैटेगरी के बेसिस पर कि कौन से फ्रिक्शन का वैल्यू ज्यादा है किससे और किसका कम है। सो स्टैटिक फ्रिक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू देन दैट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। या ऐसे कह दें कि काइनेटिक फ्रिक्शन हैज लेस वैल्यू देन दैट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये होते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन। और जो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होता है उसी को कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, सॉरी लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होता है उसको क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड द लिमिटिंग फ्रिक्शन, एफ है लिमिटिंग फ्रिक्शन। ओके, अभी दो टाइप्स रिमेनिंग है हमारे इस टॉपिक में। वो क्या है? एक है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और दूसरा है हमारे पास रोलिंग फ्रिक्शन। ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन क्या है? देखिए मैं एग्जांपल देता हूं सिंपली। सपोज करेंगे आप देखिए इसको मैंने इस बॉडी से अटैच किया या जमीन पर लेटा दिया इस ऑब्जेक्ट को, मैंने इस पर फोर्स लगाया, ये ऑब्जेक्ट इस जमीन के साथ दूसरे सरफेस के साथ जो अपनी सरफेस है वो क्या कराएगा? स्लाइड कराएगा। तो ऐसा फ्रिक्शन जब ऑब्जेक्ट अपनी सरफेस को दूसरी सरफेस के साथ स्लाइड कराए तो ऐसे फ्रिक्शन को कहते हैं दिस इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। उसी को कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये क्या है हमारे पास? स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। Okay, this is called sliding friction. Such friction in which object slides its own body with other surface of object. ऐसा फ्रिक्शन जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी बॉडी को, अपने सरफेस को दूसरे सरफेस के साथ क्या करे? स्लाइड कराए। तो ऐसे फ्रिक्शन क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। दिस इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और दूसरा होता है रोलिंग फ्रिक्शन। ऐसा फ्रिक्शन जब ऑब्जेक्ट अपना सरफेस दूसरे सरफेस के साथ क्या कराए? रोल करवाए। तो ऐसे फ्रिक्शन को कहते हैं दिस इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। जब कोई टायर मूव करता है तो इसमें कौन सा फ्रिक्शन पैदा होता है? वो होता है इसमें रोलिंग फ्रिक्शन। ऐसा फ्रिक्शन जो किसी ऑब्जेक्ट के रोलिंग होने से पैदा हो सके तो उसी को कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। तो ये बात माइंड होनी चाहिए, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है काइनेटिक से और काइनेटिक का कम है किससे? स्टैटिक से। जो स्लाइडिंग है वो ज्यादा है काइनेटिक से। जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो ज्यादा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन से, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन में क्या होता है? ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, ऑब्जेक्ट मोशन में। जब ऑब्जेक्ट मूव करता है तो इजीली मूव कर सकता है, चल सकता है। जब स्लाइड करेगा तो थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी। इट मींस उसके साथ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। सो वी कैन से दैट स्टैटिक फ्रिक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू देन दैट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। और जो कम से कम वैल्यू होता है वो होता है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन all of these frictions। सारे फ्रिक्शन से जो लेसर वैल्यू होता है किसका होता है? वो होता है रोलिंग फ्रिक्शन का। so rolling friction has less value than all other frictions। okay, so this is about friction and types of friction। और हमें इस पर जो एमसीक्यूज किए वो सारे आपको माइंड होने चाहिए। और जो ये वैल्यूज गिवन है स्टैटिक फ्रिक्शन में, काइनेटिक फ्रिक्शन में, लिमिटिंग फ्रिक्शन में या रोलिंग फ्रिक्शन में या स्लाइडिंग फ्रिक्शन में, ये जो पांच टाइप्स हैं फ्रिक्शन के ये भी माइंड होनी चाहिए। किसका वैल्यू ज्यादा होता है, किसका कम होता है, किसका क्या होता है, ये सारी बातें आपको माइंड होनी चाहिए। These are most important points according to your MCQs point of view। MCQs point of view के हवाले से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने अभी ये डिस्कस किया 9th लेवल तक। इसमें और भी बातें कुछ हैं just enough for 9th class। Okay viewers, if you have any question you can comment me। So inshallah till we next meet again। ये आपका चैप्टर हो गया वाइंड अप।